हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इम्यूनोलॉजी वीडियोस की सीरीज़ में इस वीडियो में हम एंटीबॉडीज़ के बारे में जानेंगे। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ की संरचना क्या होती है और एंटीबॉडीज़ के फंक्शंस या कार्य क्या हैं। प्रतिरक्षी काय, एंटीबॉडीज़ को प्रतिरक्षी काय भी कहते हैं। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं, यानी ग्लोबुलिन प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं जिनका निर्माण शरीर में किसी प्रतिजन के प्रवेश के प्रतिक्रिया स्वरूप इनका सिंथेसिस होता है। यानी जब बॉडी में कोई एंटीजन या बाह्य पदार्थ प्रवेश करता है और वो जो प्रतिरक्षी क्रियाएं हैं उनको उद्दीपित करता है, तो प्रतिरक्षी क्रियाओं के उद्दीपन के फलस्वरूप प्रतिजन के प्रति एंटीबॉडीज़ का निर्माण जो प्लाज्मा सेल्स या बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडी बनाती हैं के द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है। यानी आपसे पूछे कोई कि शरीर की कौन सी सेल्स एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं, तो बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट का बाद में कन्वर्जन प्लाज्मा सेल्स में होता है और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ तो ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स होगा या फिर प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल्स होती हैं वो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये अन्य प्रोटीन की तरह ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बने होते हैं। सभी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये क्या, इनमें एक विशेषता होती है कि ये प्रतिजन से बाइंड करती हैं। जिस प्रतिजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन शरीर में होता है उन्हीं एंटीजन से ये एंटीबॉडी बाइंड करती हैं। तो ये जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है आपकी, उपार्जित जो प्रतिरक्षा है उसका पार्ट है। ठीक है, जो उपार्जित आपने देखा कि जो प्रतिरक्षा होती है वो एक तो इन्नेट इम्यूनिटी होती है या जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोगाणुओं के संपर्क में आने से शरीर में डेवलप होती है। तो ये बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ का निर्माण जब किसी एंटीजन के संपर्क में शरीर आता है तब होता है। और जो आपने पिछले वीडियो में जैसे देखा, जब प्रतिजन की बात कर रहे थे, तो प्रतिजन कोई भी बाह्य पदार्थ हो सकता है, कोई टॉक्सिन हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसेकेराइड हो सकता है ना, कोई जीवाणु का कोई भी पार्ट, जीवाणु या विषाणु या किसी भी जो बाह्य पदार्थ बॉडी में प्रवेश किया उसका कोई होगा। तो जब मान लो प्रोटीन है, प्रतिजन प्रतिजन कोई प्रोटीन है जो प्रोसेस्ड हुआ है किसी रोगाणु से, तो उसके कोई कुछ विशेष साइट्स होती हैं, उनके विशेष स्थान होते हैं जिनको हमने क्या कहा था, एपिटॉप्स कहा था। तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये एंटीजन के एपिटॉप से या जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट पार्ट होता है एंटीजन का उससे बाइंड करती हैं, या उसको हम कह देते हैं प्रोसेस्ड एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, तो एंटीबॉडीज क्या हैं? एंटीबॉडीज एंटीजन के अगेंस्ट शरीर में एंटीजेनिक जो रिएक्शंस, इम्यूनोजेनिक जो रिएक्शंस होती है उनके फलस्वरूप बनने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं। कैसी प्रोटीन है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स। यदि हम बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ये एंटीबॉडीज़ किसकी बनी हुई हैं? प्रोटीन की बनी है। कौन सी प्रोटीन की बनी है? ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी हुई है। और इनके यदि अणुभार की बात करें तो इनका अणुभार लगभग 1.5 लाख से 9 लाख डाल्टन के बीच होता है। इसलिए इस प्रकार की जो प्रोटीन है जो एंटीबॉडी बनाती हैं उनको प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन्स या इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं। और इम्यूनोग्लोबिन्स कहने की वजह से ही इसको आईजी के रूप में लिखा जाता है। आपने हमेशा देखा हो IgA, IgM, IgE। तो इस तरह इम्यूनोग्लोबिन्स जो हैं, जो
एंटीबॉडीज़ हैं उनको आईजी के रूप में लिखा जाता है। आईजी किसका शॉर्ट फॉर्म है? इम्यूनोग्लोबुलिन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज़ हैं ये आपके ब्लड के सीरम में पाई जाती हैं, इसलिए इनको ये एज ए सीरम प्रोटीन भी इनको हम जानते हैं। और जो ब्लड का सीरम है उसका लगभग 2% भाग ये बनाती हैं। तो जब कभी कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित होता है या कुछ है, तो उस अवस्था में असमान रूप से इनकी संख्या बढ़ सकती है। सीरम में जो प्रोटीन है इम्यूनोग्लोबिन्स, उनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, और प्रतिजन में विशेष प्रकार के स्थान पाए जाते हैं, जैसे बात किया उनको एपिटॉप्स कहते हैं, और एपिटॉप्स से ही ये एंटीबॉडीज जुड़ती हैं। तो एक विशेष प्रकार का प्रतिजन से एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी ही जुड़ती है। तो जो आपका प्रतिजन है उस पर जहाँ पर एंटीबॉडी जुड़ेगी उस साइड को कहते हैं हम एपिटॉप, और जो एंटीबॉडी है उसका जो पार्ट एंटीजन से जुड़ता है उसको हम कह देते हैं पैराटॉप। ठीक है, तो ये जो बैराइवल रीजन है इसमें आप ये एंटीबॉडी की संरचना है, इस पर हम बात करेंगे। तो इसका जो ऊपर का जो पार्ट देख रहे हो आप, ये क्या है? एपिटॉप है। ठीक है, और एपिटॉप से पैराटॉप जुड़ता है। प्रतिजन में एपिटॉप और एंटीबॉडी में पैराटॉप, तो पैराटॉप और एपिटॉप जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो एंटीजन बॉडी में प्रवेश करता है उससे बहुत सारे एंटीबॉडीज जुड़ जाते हैं। अब एंटीबॉडीज़ की यदि संरचना की बात करें तो जैसा आप इस चित्र में देख रहे हो, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो 4 प्रोटीन की श्रृंखलाओं के बने हुए होते हैं। एक सामान्य जो एंटीबॉडी है, बेसिक स्ट्रक्चर जो एंटीबॉडी की है, वो इस तरह की बाइसेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इसमें आप 2 भाग देख रहे हो, एक तो कांस्टेंट रीजन देख रहे हो, दूसरा वेराइबल रीजन। ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं इनकी जो रासायनिक संरचना है उसका सबसे पहले अध्ययन टेसिलियस और कवाट ने किया था। पोर्टर ने भी कुछ काम किया इस पर। उसने पेपेन एक एंजाइम होता है उसका प्रयोग करके जो इम्यूनोग्लोबिन्स ये होती हैं एंटीबॉडीज़, इनके अणुओं को तोड़ा और तोड़कर फिर उनका अध्ययन किया। और सबसे पहले एडेलमैन है 1969 में जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं उनमें जो एमिनो एसिड्स की श्रृंखला होती है उसके बारे में बताया। तो जैसे ये प्रोटीन होती हैं, ये एंटीबॉडीज़ होती हैं, इनको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो इम्यूनोग्लोबिन आईजी है, ये इम्यूनोग्लोबिन आईजी मान लीजिए, है ना, क्योंकि सबसे सिंपल है। ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसको गामा इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। और ये जो सिंपल सी आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये आईजी की संरचना है, जिसको जो कि ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसको हम गामा इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं। और जो बॉडी में कुल एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं उनका लगभग 80% भाग बनाती है। ये जो बाई स्ट्रक्चर है इनके आप देख रहे हो जहाँ से ये दो हिस्सों में बाइफरकेट कर रही है उसको हम हिंज कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्जे या हिंज कहते हैं। बाई की जो दोनों भुजाएं हैं बाई स्ट्रक्चर की, उनका जो उद्गम स्थल है, जो रेड कलर के आप देख रहे हो, ये एक बॉन्ड है, इनके बारे में बाद में बात करें। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे? हिंज कहेंगे। ये जो पार्ट है ये आपका क्या है? हिंज पार्ट है। ये प्रोटीन कुल मिला के आप देख रहे हो तो ये टेट्राप्लॉइड प्रोटीन है। ठीक है, यानी टेट्रापेप्टाइड का बना हुआ होता है, जिसमें कि दो भारी और दो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। यदि हम इस आईजीजी प्रोटीन को देखें
तो ये दो पार्टों की बनी है। ये आपकी सिंपली इसको देखें तो ये दो पार्टों की बनी हुई है। एक ये पार्ट हो गया और एक ये, बिल्कुल दो समान अर्धांशों की बनी हुई है। दो आइडेंटिकल इसमें हैवी चेन्स हैं और दो आइडेंटिकल इसमें ये जो बड़ी वाली श्रृंखला है, ये वाली, ये क्या है? ये हैवी चेन है। ये कैसी है? हैवी चेन है। और ये जो जो श्रृंखला है छोटी वाली, ये आपकी लाइट चेन है। ठीक है। तो एक जो आईजीजी एंटीबॉडी है वो 4 पेप्टाइड अणुओं की बनी हुई होती है, जिसमें 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 हल्की चेन्स होती हैं या लाइट चेन्स होती हैं। तो कुल 4 चेन है, 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स हैं, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन है। अब इसमें अगला यदि हम बात करें तो जो ये हैवी और लाइट चेन है, ये भी दो दो पार्टों में डिवाइडेड है। जैसे ये आपकी मान लो हल्की चेन की बात करें तो इसमें एक वेरिएबल रीजन है और दूसरा कांस्टेंट रीजन है। वेरिएबल का मतलब परिवर्ती क्षेत्र और कांस्टेंट का मतलब स्थिर क्षेत्र। तो ये 4 श्रृंखलाएं, चारों में दो दो पार्ट हैं। हमने जो वेरिएबल रीजन है उसको VL से डिनोट किया है। ये BL ये वेरिएबल रीजन है और इसमें ये कांस्टेंट रीजन है, इसमें ये कांस्टेंट रीजन है, इसमें ये कांस्टेंट रीजन है। तो इस तरह से प्रत्येक चेन दो भागों की बटी हुई होती है, एक कांस्टेंट रीजन और दूसरा वेरिएबल रीजन। ठीक है। तो बेसिक संरचना जो एंटीबॉडी की है वो इसी तरह की बाइसेप्ड होती है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2 हल्की श्रृंखलाएं और 2 भारी श्रृंखलाएं। हल्की और भारी ये सभी श्रृंखलाएं फिर से दो दो भागों में बटी होती हैं, एक कांस्टेंट रीजन और दूसरा वेरिएबल रीजन। अब Cl का मतलब क्या है? कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। Bl का मतलब वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। ऐसे ही ये यहाँ पे दिया है VH का मतलब वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन और कांस्टेंट H1 कांस्टेंट H2 H3 यानी अलग अलग पार्ट हैं, पॉलीपेप्टाइड वाला अलग रीजन है, उनको CH1 CH2 CH3 से, इसका मतलब कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन 1 2 3। तो इस तरह से आपकी ये जो एंटीबॉडी है उसकी संरचना होती है। तो ये जो भारी श्रृंखलाएं होती हैं जिसको हम हैवी चेन H कहते हैं, हैवी चेन या H से दिखा रखा है, इसमें लगभग 450 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जबकि जो हल्की श्रृंखला है उसमें लगभग 214 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। जो वेरिएबल रीजन है इन पॉलीपेप्टाइड्स का, उसमें एक सिरा N होता है और दूसरा सिरा C होता है। यानी जो अमीनो एसिड जहाँ पे वाला सिरा है उसको N से और दूसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सिरा है उसको C से भी डिनोट किया जाता है। ठीक इसके अलावा जो ये श्रृंखलाएं आप देख रहे हो, ये जो लाइट चेन है वो हैवी चेन से एक रेड कलर के बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो जो हल्की श्रृंखला के अणु हैं, दोनों हल्की श्रृंखलाओं के अणु, वो दोनों अर्धांशों के मध्य में डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है। प्रत्येक जो अर्धांश है उसके दो भाग होते हैं, एक अस्थिर और दूसरा कांस्टेंट। ठीक है। तो इस तरह आपकी जो एंटीबॉडी है उसकी संरचना होती है। आपस में जो हैवी चेन्स हैं वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। तो प्रत्येक प्रतिरक्षी कारक के अणु में इंटरचेन और इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं। जो हैवी रीजन और लाइट रीजन है वो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उनको इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, और आपस में एक दूसरे को जो जोड़ते हैं उनको इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कहते हैं।
तो ये जो अंतर श्रृंखला डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो दो भारी श्रृंखलाओं के मध्य में और दूसरा एक भारी और एक हल्की श्रृंखला के मध्य में। ये बंध इन श्रृंखलाओं को परस्पर जोड़े रखते हैं। ठीक है। अब ये आप एंटीबॉडी का और सर्च में देखो तो जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये क्या है, एंटीजन्स हैं। ये आपके कोई एंटीजन्स हैं। ये आपके किससे जुड़ते हैं, जो एंटीबॉडी का एंटीबॉडी बाइंडिंग जो साइट्स है ना, एंटीजन्स यहाँ से जुड़ेंगे। स्पेसिफिक एंटीजन्स बाइंडिंग साइट्स पाई जाएंगी एंटीबॉडी में, जो रेड कलर से आपको ये दिखाई गई हैं, तो उनको FAB कहते हैं, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। और जो दूसरा नीचे का जो रीजन है इसको हम FC कहते हैं, या फ्रेगमेंट कांस्टेंट, यानी जो स्थायी भाग होता है। जो FV है यहाँ पे कि एंटीजन जुड़ते हैं, ये एंटीबॉडी का क्या है, वेराइबल रीजन है। ये एंटीबॉडी का क्या है, वेराइबल रीजन है। टिप ऑफ एंटीबॉडी भी इसे कह देते हैं, जहाँ पर कि एंटीजन बाइंड करते हैं। और जो एंटीजन एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी है उसको डिटरमाइंड यही करते हैं। ठीक है। और ये पूरा हिस्सा बाकी आप देख पा रहे हो, ये आपका क्या है, ये एफ रीजन है पूरा। इस गोले के अंदर रेड कलर के सर्किल में आप जो देख रहे हो ये सब कांस्टेंट रीजन है, जो कि हर एक एंटीबॉडीज़ का कांस्टेंट होता है, जो कि एंटीबॉडी का बेस भी बना जाता है। और ये जो FC है, ये जो सेल रिसेप्टर साइट्स होती हैं या कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स होती हैं उससे बाइंड करता है। अब जो एंटीबॉडीज़ हैं ये दो प्रकार से बॉडी में पाई जा सकती हैं, दो फॉर्म में पाई जाती हैं। एक तो सॉल्यूबल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि ब्लड में और जो टिश्यू सेलुलर टिश्यूज होते हैं, स्पेस होता है, उनमें सीक्रेट होती हैं, तो ये सॉल्यूबल एंटीबॉडीज़। दूसरी होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो कि बी सेल के सरफेस पर पाई जाती हैं, जिनको हम BCR या बी सेल रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो इस तरह से एंटीबॉडीज़ दो रूपों में बॉडी में पाई जाती है, एक सॉल्यूबल फॉर्म में और दूसरी मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज़। यदि हम एंटीबॉडीज़ के प्रकार की बात करें तो एंटीबॉडीज़ को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यानी WHO ने 3 भागों में बांटा, 3 प्रमुख वर्गों में। WHO ने इनको 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया। पहला IgG, दूसरा IgA और तीसरा IgM। परंतु इसके अतिरिक्त मानव रक्त प्लाज्मा में 2 और एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, जिनको IgD और IgE प्रकार कहते हैं। तो इस तरह से कुल जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, IgG, IgA, IgM और IgD और IgE। ठीक है। तो इनमें जो ये पांचों प्रकार हैं ये अपने आप में एकदम डिफरेंट होती हैं, और इनकी यदि इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेटिक बिहेवियर देखें तो अलग अलग प्रकार से इनको अलग ब्लड में से किया जा सकता है। सभी प्रकार की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो 2 छोटी छोटी इकाइयों से बनी होती हैं, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है। तो पहली प्रकार की जो एंटीबॉडी है IgG, ये प्रतिरक्षी ग्लोबिन G, इस प्रकार की जो एंटीबॉडीज होती हैं ये शरीर में सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में रहने वाली सबसे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हैं। IgG आपका जो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, देह का जो परिसंचरण तंत्र है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी है, जो रक्त में, आपके लिम्फ में और जो ऊतकीय द्रव टिश्यू फ्लूइड जो होते हैं उसमें उपस्थित रहती है। और
टोटल जो सीरम ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं उनका 80 से 85% भाग बनाती है। जो हमने अभी स्ट्रक्चर की या इस पिक्चर में जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आईजीजी प्रकार की ही एंटीबॉडी का प्रतिरूप है और यही केवल एकमात्र आईजीजी ऐसी एंटीबॉडी है जो माता के शरीर से प्लेसेंटा के द्वारा जो गर्भस्थ शिशु होता है उसमें जाती हैं। प्लेसेंटा के द्वारा शिशु के शरीर में जाने वाली एंटीबॉडी केवल एक है, आईजीजी। ये कई बार कंपटीशन में और कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन सी प्रतिरक्षी एंटीबॉडी है जो माता के शरीर से शिशु के शरीर में पहुंच सकती है। वो आईजीजी है, क्योंकि ये सबसे छोटी है साइज में और आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में रहती है, इसलिए ये माता के प्लेसेंटा को पार कर गर्भस्थ शिशु के शरीर में पहुंच जाती है। और जो नवजात शिशु होता है उसको प्रथम जो 6 माह हैं उस तक ये एंटीबॉडीज सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो माता होती है उसका जो कोलेस्ट्रम यानी दूध होता है जो पहली बार निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसमें आईजीजी प्रकार की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पाई जाती हैं। चूँकि ये सबसे छोटी है साइज में और परिसंचरण तंत्र में रहती है, इसलिए जो बॉडी के विसरल ऑर्गन्स हैं उसमें शीघ्रता से ये पहुंच जाती है और वहाँ किसी भी तरह की इम्यूनोजेनिक जो रिएक्शन करनी होती है उसको करती है। तो ये जो प्रतिरक्षी हैं आईजीजी, ये प्रतिरक्षी ग्लोबुल रक्त है, लसिका है और जो आंत्र है इंटेस्टाइन है उसमें खूब सारी मात्रा में पाई जाती हैं। और जीवाणु या उनके द्वारा जो टॉक्सिन सीक्रेट होते हैं उनसे संबंधित जितने भी संक्रमण हैं उनमें ये प्रभावी सुरक्षा बॉडी को प्रदान करती है। तो जीवाणु, विषाणु, कवक या विषैले पदार्थों के विरुद्ध कार्य कर शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य यह आईजीजी प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी प्रदान करती है। और सामान्यतः ये कैसी फॉर्म में होती है, मोनोमेरिक फॉर्म में पाई जाती हैं। ये जो 22 स्ट्रक्चर है ये मोनोमेरिक रूप है, परंतु इसका महत्वपूर्ण और जो प्रभावी रूप है वो डायमेरिक होता है। इस मोनोमेरिक का जो अणुभार है वो लगभग 1,60,000 डाल्टन होता है, जबकि इसका डायमेरिक जो रूप हो जाता है यानी दो ऐसे ही बाइसेप आपस में जुड़ जाती हैं, जो इनके कांस्टेंट रीजन है आपस में जुड़ जाते हैं और ये क्या डायमेरिक फॉर्म बना लेती हैं, तब इनका अणुभार 3,20,000 के आसपास हो जाता है। ये जो आईजीजी प्रकार की एंटीबॉडीज हैं ये जो संपूरक क्रियाएं होती हैं या कंप्लीमेंट्री फिक्सेशन का कार्य करती है, जिसमें भक्षक कोशिकाओं या फैगोसाइट्स जो होती हैं उनसे संयोजित होकर जो फैगोसाइटोसिस की क्रिया है उसको बढ़ा देती हैं। दूसरा प्रकार जो है एंटीबॉडीज़ का वो आईजीए प्रकार है, आईजीए या इम्यूनोग्लोबिन ए। इस प्रकार की जो प्रतिरक्षी हैं एंटीबॉडीज़ हैं वो लिम्फॉइड जो ऊतक हैं उनसे संबंधित श्लेष्म कलाएँ उनसे सीक्रेट होती हैं। यानी आपकी बॉडी में जो लिम्फॉइड ऊतक होते हैं उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे सीक्रेट होने वाली एंटीबॉडीज़ हैं। सामान्यतः ये मोनोमेरिक रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इनका भी जो प्रभावी रूप है वो डायमेरिक होता है। इसका जो आईजीए प्रकार की जो एंटीबॉडीज़ हैं इनका मोनोमेरिक फॉर्म का जो अणुभार है वो लगभग 60,000 होता है और जो डायमेरिक है वो 1,20,000 के आसपास होता है। इस प्रकार की जो आईजीए प्रकार की एंटीबॉडीज़ हैं वो आपकी लार, आंसू, थूक, पसीने और नासिका में जो श्लेष्म निकलता है या फेफड़ों का जो सीक्रेशन होता है उसमें पाई जाती हैं, और जो मूत्र जनन और आमाशय आंत्र के सीक्रेशन हैं उनमें, और जो कोलेस्ट्रम है उसमें भी पाई जाती हैं। इस प्रकार की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो सूंघने और निगल जाने के कारण, यानी किसी चीज़ को सूंघा आपने, जैसे मान लो एलर्जी की रिएक्शंस होती हैं, फ्लावर को सूंघ लिया आपको एलर्जी है,
या कोई चीज़ निकल ली तो उससे जो संक्रमण होगा उससे सुरक्षा प्रदान करने का काम आईजीए प्रकार की एंटीबॉडीज करती हैं। तीसरा प्रकार जो है वो आईजीएम प्रकार है। आईजीएम प्रकार की जो एंटीबॉडीज़ हैं, यहाँ पे हम सबको कंपेयर करके देख लेते हैं। तो आईजीएम की जो एंटीबॉडीज़ है, ये जो हमने अभी आईजीजी प्रकार की देखी वो कैसी मोनोमेरिक फॉर्म देखी। ये आईजीएम प्रकार की जो होती है ये एक बड़ा एंटीबॉडी है जिसमें कि आईजीजी प्रकार की जो एंटीबॉडी है उसके 5 एकलक जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनको पेंटामेरिक एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। और ये एक बड़ी एंटीबॉडी है। ये जो कुल एंटीबॉडी ग्लोबुलिन प्रोटीन्स पाई जाती हैं उसका लगभग 5 से 18% भाग बनाती हैं। इसका अणुभार भी 3,50,000 डाल्टन के आसपास होता है। तो आप ऊपर देखो, एक बार एक नज़र मारो इन पे कि जो आपकी एक बार ये देखो, ये आपकी क्या है, आईजीएम प्रकार की एंटीबॉडी है। ये आईजीजी है, इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर कह देते हैं। ये सिक्रेटरी आईजीए डायमर है जिसमें 2 आईजीजी के बराबर जैसे जो स्ट्रक्चर है वो जुड़ी होती हैं, यानी ये डायमेरिक फॉर्म होती है जो कि सिक्रेटरी कंपोनेंट है उसका डायमेरिक फॉर्म है। और आईजीई ये भी मोनोमेरिक है और आईजीडी ये भी मोनोमेरिक है। तो इस प्रकार के केवल ये जो आईजीएम है ये पेंटामेरिक और आईजीए ये डायमेरिक, बाकी तीनों कैसी हैं, मोनोमेरिक प्रकार की। तो ये आपके पांचों प्रकार हो गए। ठीक है, जो हैवी चेन होती है उनको हम म्यू, जो आईजीएम की हैवी चेन है उसको म्यू से, इसलिए म्यू की स्ट्रक्चर कैसी एम जैसी होती है इसलिए इसको आईजीएम कहते हैं। और गामा आईजीजी जो है उसकी जो हैवी चेन है वो गामा प्रकार की, और जो आईजी है उसकी एल्फा प्रकार की, ई की एप्सिलॉन प्रकार की और डी की डेल्टा प्रकार की। इसलिए इनकी हैवी चेन के नाम भी वैसे ही हैं जैसे कि आईजीएम का म्यू, आईजीजी का गामा, आईजीए का एल्फा, आईजीई का एप्सिलॉन और आईजीडी का डेल्टा। तो इनमें ये आप जब पांचों में अंतर करोगे तो इस तरह से हैवी चेन्स लिख सकते हो, म्यू, गामा, डेल्टा, गामा, एल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा। ठीक है, और जो अब इसमें आप देख रहे हो क्योंकि जो आईजीएम है ये पेंटामेरिक है, इसमें इसलिए कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होंगी आप देख लो। एक जो सिंगल मोनोमर होता है उसमें 2 होती हैं, 5 हैं, तो कितने 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आईजीएम में पाई जाएंगी। आईजीजी है उसमें 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगी, आईजीए उसमें 4 एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगी, आईजीए उसमें भी 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगी और आईजी डी है उसमें भी 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगी। मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो ये पेंटामेरिक है, सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा, 9 लाख के आसपास होगा। आईजीजी का 1.5 लाख के आसपास होगा। और आईजीए की जो सिक्रेटरी फॉर्म है वो डायमेरिक है तो इसका डबल होके लगभग 3,85,000 के आसपास, आईजी का लगभग 2 लाख और आईजीडी का मॉलिक्यूलर वेट लगभग 1,80,000 के आसपास होता है। जो आपके बॉडी में सीरम, जो ब्लड में सीरम होता है उसमें आईजीएम की यदि मात्रा देखें 6% के आसपास, आईजीजी सबसे ज़्यादा 80% भाग बनाती है और आईजीए 13%, आईजीई 0.002% और आईजीडी लगभग 1%। प्लेसेंटा को क्रॉस करने की क्षमता केवल आपकी आईजीजी में है, इसके अलावा कोई भी प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करते। और जो कप्लीमेंट्री फिक्सेशन की क्षमता है आपके आईजीएम और आईजीजी दोनों में है, बाकी तीनों में कप्लीमेंट फिक्सेशन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, जो आईजीजी है ये फैगोसाइट से बाइंड करती है और जो आईजीई है वो मास्ट सेल और बेसोफिल्स जो होती हैं उनसे बाइंड करती है। यदि हम इन पांचों एंटीबॉडीज़ के कार्यों की बात करें तो आईजीएम प्रकार की जो एंटीबॉडी है ये इसका प्राइमरी काम कंप्लीमेंट फिक्सेशन का है।
और जो इसकी ये जो आईजीएम है, इसकी जो मोनोमर फॉर्म है उसका काम बी सेल रिसेप्टर के तौर पर कार्य करता है। आईजीजी बॉडी में जो ब्लड है उसकी मुख्य एंटीबॉडी है और मेन ब्लड एंटीबॉडी ऑफ सेकेंडरी रेस्पॉन्स, जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होते हैं वो आईजीजी के द्वारा होते हैं। तो ये जो भी टॉक्सिन्स वगैरह बॉडी में प्रवेश करते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है और ऑप्सोनाइजेशन में भाग लेती। सीक्रेशन और जो आईजी है ये जो आपके म्यूकस, आंसू, सलाइवा, कोलोस्ट्रम वगैरह हैं उन सब में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। आईजी ही एंटीबॉडी है जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उनमें प्रोड्यूस होती है। तो दूसरा जो पैरासाइट्स वगैरह का प्रवेश बॉडी में हो जाता है तब ये आईजीई होती है, तो वो भी एक एलर्जिक रिएक्शन ही होती है। तो इस तरह से जो एलर्जी संबंधित एंटीबॉडी है वो आईजीई है और जो आईजीडी है ये बी सेल रिसेप्टर का काम करती है। तो इस तरह से ये 5 प्रकार एंटीबॉडीज़ के होते हैं जिनके विभिन्न भिन्न काम हैं। यदि हम फंक्शंस की बात करें एंटीबॉडीज़ के तो आपने देख ही लिया, जो आईजीजी है वो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देती है और आईजीजी मेनली आपके जो बैक्टीरिया, वायरस हैं या फिर बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करती है और कप्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम है उसको ट्रिगर करती है। ठीक है, और आईजीए का जो मुख्य कार्य है ये जो माइक्रोब्स के एंटीजन्स होते हैं उनसे बाइंड करती है जो कि आपकी बॉडी में प्रवेश करते हैं और जो एंटीजन्स हैं उनको एग्रीगेट करके उनको इकट्ठा रखती है। आईजीए प्रकार की जो एंटीबॉडी हैं उनको हम फर्स्ट डिफेंस ऑफ म्यूकोस सरफेस भी कहते हैं क्योंकि ये आपके कहाँ पे आपके जितने भी सिक्रेशंस हैं इंटेस्टाइनल, नोज और लंग्स के उनमें पाई जाती है। आईजीएम प्रकार की जो एंटीबॉडी है वो ये भी ब्लड ग्रुप्स एंटीजन्स होते हैं आरबीसी पर उससे संबंधित है, यानी जो ब्लड ग्रुपिंग होती है वो ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन है वो आईजीएम प्रकार के हैं। और ये जो आईजीएम प्रकार की एंटीबॉडी होती है ये फैगोसाइटोसिस की क्रिया को बढ़ाती है। तो कोई भी जब फॉरेनर पार्टिकल या फॉरेनर जो पैथोजन है बॉडी में प्रवेश करता है तो उसका फैगोसाइटोसिस को स्टार्ट करती है। आईजी प्रकार की जो एंटीबॉडी है ये मास्ट सेल और वेसोफिल्स जो होती हैं उनसे बाइंड करती है और जो एलर्जिक इम्यून रेस्पॉन्सेज हैं उनमें भाग लेती है। ठीक है, और आईजीडी आपके बी सेल्स जो होती हैं उनके ऊपर मौजूद रहती है और बी सेल रिसेप्टर के रूप में अपना रोल प्ले करती है। तो हमने इस वीडियो में आपने जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके बारे में जाना, एंटीबॉडीज़ के प्रकार के बारे में जाना और एंटीबॉडीज़ के फंक्शंस के बारे में जाना। बुक्स में से पढ़िए और भी समझ में आएगा और वीडियो बार बार देख लीजिए जिससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू।